Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this class. We're going to talk about electron transport chain जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का एक लास्ट स्टेप है. लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है दैट इज़ ऑक्सीजन, जिसके बारे में हम लोगों को एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं. तो पूरी की पूरी रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हुए, एनएडीएच प्रोड्यूस हुए. उसके बाद इनको कन्वर्ट किया गया, पायरोवेट को, पायरोविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया गया जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ. उसके नतीजे में एनएडीएच और एफईडीएच2 प्रोड्यूस हुए. अब ये जो मुकम्मल हमारे पास सिनेरियो था ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था. सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, जिसके नतीजे में NADH प्रोड्यूस हो रहे थे और FADH2 प्रोड्यूस हो रहे थे. अब ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाएगा. जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करती है और ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी इनसे एक्सट्रैक्ट की जाती है दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी. एटीपी की प्रोडक्शन में वो एनर्जी इस्तेमाल होगी. NADH results in the formation of 3 ATPs. FADH2 results in the formation of 2 ATPs. Why is that? That is something we will talk about in this lecture. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पंजाब बोर्ड से हैं तो उनकी बुक में थोड़ी सी डिफरेंट डायग्राम होगी. डिफरेंट बोर्ड्स की बुक में ये डायग्राम मौजूद ही नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है. आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं. ये 4 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जो कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को करती हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में हमारे पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस होगा जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में रिजल्ट करेगा. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सबसे पहला हमारे पास काम ये होगा कि NADH जो प्रोड्यूस होता है, NADH की प्रोडक्शन के बाद ये जाता है कॉम्प्लेक्स 1 के पास. कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में आपसे एक MCQs पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है. इस प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NADH डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं. तो NADH से भी हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और इससे एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्टेन कर लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा. अभी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया गया है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन किया जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर इन प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाएगा, प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा. एक और एमसीक्यूज इसी NADH डिहाइड्रोजिनेज के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कितनी प्रोटीन चेन्स मौजूद हैं. इसमें 45 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो मौजूद होती हैं. इट इज क्वाइट अ लार्ज प्रोटीन. उसके बाद जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q ऑब्टेन करता है और कॉम्प्लेक्स 3 को पहुंचा देता है. कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे कोएंजाइम Q इस्तेमाल हो रहा है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करता है, मेम्ब्रेन के ऊपर से नहीं जाता. जस्ट लाइक साइटोक्रोम C, वो मेम्ब्रेन के ऊपर से नहीं जा रहा है, वो मेम्ब्रेन के अंदर से मूव कर रहा है बिकॉज दैट कोएंजाइम Q इज लिपिड सोल्यूबल. वो लिपिड में डिसॉल्व हो सकता है, दैट्स वाई वो मेम्ब्रेन के अंदर से जो है वो आगे जा रहा है. इसके बाद जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 3 को प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि एक और प्रोटॉन को यहाँ से पंप आउट करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. और साइटोक्रोम C जो है, साइटोक्रोम C को ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा. जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसमें साइटोक्रोम B मौजूद होता है, दैट इज साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम C हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है द लास्ट कॉम्प्लेक्स टू द लास्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 4. इसको साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स इन साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 भी बोला जाता है. इन्होंने लास्ट प्रोटॉन को पंप आउट करना है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो चुकी है वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे आप लोगों ने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. पहली चीज़ ये कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इतने प्रोटॉन्स को पंप करके एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जा रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसे इंक्रीज किया जा रहा है. दूसरा मैट्रिक्स में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जा रहा है. दूसरा देयर इज वन
कॉम्प्लेक्स मिसिंग है। हमने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जंप कर दिया। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पे गया? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ FADH2 के साथ इंटरेक्ट करता है। वाई? देखिए, आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ा था कि एक एंजाइम है जो कि सक्सीनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, और ये इकलौता एंजाइम था जो कि मेम्ब्रेन बाउंड था। इसके अलावा कोई भी एंजाइम जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। दिस इज दैट। यहाँ पे FADH2 प्रोड्यूस होगा, और FADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से उसका जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा कोएंजाइम Q, उसे कॉम्प्लेक्स 1 में से नहीं गुजारेगा बल्कि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा, जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट किए जाएंगे। तो NADH के नतीजे में 3 प्रोटॉन्स थे जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट किए गए थे। FADH2 के नतीजे में सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट किए गए हैं। अब ये जो प्रोटॉन 1 बाय 1 जो कि बहुत हाई कंसेंट्रेशन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मौजूद हैं, वहां से वो ATP सिंथेज के जरिए अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे मूव करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब आएंगे तो दे विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। जिस तरह लाइट रिएक्शन में केमिओस्मोसिस के जरिए ATP प्रोड्यूस हुआ था, सेम इन दैट सेंस जो केमिओस्मोसिस है वो यहाँ पे भी होगी, और केमिओस्मोसिस के नतीजे में जो ATP सिंथेज है वो ATP प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स वाई जो 3 ATPs हैं वो प्रोड्यूस होते हैं NADH से, 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं FADH2 से। अब यहाँ पे आपको एक और MCQ पूछा जाता है कि पूरी की पूरी रेस्पिरेशन का वो कौन सा स्टेप है जो कि सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस करता है? बच्चों का अक्सर का ज़हन फौरन से जाता है क्रेब्स साइकिल की तरफ। क्रेब्स साइकिल की तरफ नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वह केमिओस्मोसिस। केमिओस्मोसिस जो कि लास्ट में होता है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एटीपीज प्रोड्यूस करता है। और जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका मकसद क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना है बस, ताकि सॉरी, पार्डन माय स्पेलिंग्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करना है बस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है वो वाहिद पर्पस है। इसी के नतीजे में ATPs जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू MCQs जो कि आपको MDCAT में पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइजेज। साइटोक्रोम की जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले साइटोक्रोम B होता है जो कि कॉम्प्लेक्स 3 है, देन साइटोक्रोम C आता है, और फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 आता है जो कि साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स होता है। तो साइटोक्रोम C ने ऑक्सीडेशन करनी है, किसकी ऑक्सीडेशन करेगा? वो साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, यानी कि साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करता है, साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम बी की ऑक्सीडेशन करता है। तो दैट विल बी साइटोक्रोम बी। Which of the following is the final acceptor of electron in the respiratory chain? Respiratory chain में आखिर में जो एटम जो हमारे पास साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको इलेक्ट्रॉन देता है? लास्ट पे वो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन के एटम को, which results in the formation of an H2O molecule. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड टू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है? NADP को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती, ADP को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, प्रोटॉन ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दिस इज द राइट आंसर। Which of the following types of mammalian cell does not carry out oxidative phosphorylation? Very important point। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं करते। द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एटीपी, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है कि जो मैक्सिमम एटीपी हैं ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस नहीं होते, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस नहीं होते, क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि केमिओस्मोसिस में प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है,
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली में हो रही है, केमियोस्मोसिस है वो। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। The enzyme decarboxylase catalyze the following step. Decarboxylase ने क्रेब साइकिल में कौन सी चीज को कैटालाइज करना है? देखिए, सिट्रिक एसिड को सिस अकोनिटिक एसिड में या सिस अकोनिटेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो अकोनिटेज एंजाइम करते हैं। उसका रिजल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज की फॉर्म में मिलता है कि आइसोसिट्रेट प्रोड्यूस होता है। फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड जो एक रिएक्शन है उसमें डिहाइड्रोजिनेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर भी नहीं है, ये वाला आंसर भी नहीं है। आइसोसिट्रेट जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। After glycolysis, the fate of glucose in the mitochondrial matrix is glucose को जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NADH प्रोड्यूस होते हैं? नहीं, वो तो यूज होते हैं। इसमें एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, यस। एटीपी किस चीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं? रेस्पिरेशन में, नॉट इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं वो। एटीपी सिंथेसिस इज पावर्ड बाय, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने एटीपी सिंथेसिस करवानी है, वो किस तरह से करवाता है? वो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसने एटीपी सिंथेसिस को पावर करना होता है।